हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आज का ये सेशन। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ये प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, इस वाले ऐप को जो है सभी साथी सर्च कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और दोस्तों जिनको एडमिशन लेना है अभी 1500 में 12 महीने के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आज ही से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो आप सभी साथी इस नए बैच में जिनको भी शुरुआत से पढ़ना है, एमपी टेट वाले हों या फिर दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले हों, जो भी अभी साथी जो पहले से अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अभी एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 1500 में 12 महीने के लिए है। केबीएस वाले साथी हो, एलटी ग्रेड, डीएस, एसबी वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य को पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है बहुत बढ़िया तरीके से, ट्रिकी तरीके से, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो मात्र 1500 रुपए में। ठीक है, और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 पार्ट में है, पद्य और गद्य साहित्य के क्रमबद्ध टॉपिक है, साथ में दोस्तों ट्रिक भी है। जिनको भी मंगवाना है ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पे संपर्क करना है। ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। गद्य और पद्य साहित्य के ये नोट्स हैं। ये देखो, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के ये जो नोट्स हैं दोस्तों 2 पार्ट में है, 700 रुपए के हैं और 200 रुपए आपको पोस्ट चार्ज लगेंगे, यानी कि 1600 रुपए लगेंगे टोटल मार के गद्य और पद्य साहित्य के। और 3000 एमसीक्यू की और साथ में मंगवाना तो तीनों का आपको 2100 लगेगा। और केवल अगर 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है जिसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, तो ये मात्र 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ये 3000 एमसीक्यू की बुक है दोस्तों, शानदार बुक है। इसमें चैप्टर वाइज आपके लिए एमसीक्यू रखे गए हैं। ठीक है, तो सभी साथी इनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके मंगवा सकते हैं आप अपने घर पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। छायावादोत्तर युग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि भी इसमें दोस्तों आएंगे। ठीक है, सभी लोग चयन करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो सभी साथी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 4 अप्रैल 1890 को, 4 अप्रैल 1989 को, या फिर दोस्तों कब हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने है, तो देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। बताइए बताइए, जल्दी से चयन करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और है ना, केवल कमलाकांत जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे साथी हैं, इसमें आपने चेक नहीं कर पाया, थोड़ा सा चेक भी करना है विकल्पों को कि सर यहाँ पर 1989 दिया है। अगर 1989 में जन्म हुआ होता माखनलाल चतुर्वेदी का, आज अपने बीच में होते कि नहीं, क्लास में होते। बोले क्या पढ़ा रहे हो सुमित सर जी, है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना 1889। ठीक है, तो 1889 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। आपका उत्तर बी नंबर ही सही है। विकल्प में थोड़ा सा बाई मिस्टेक 1900 लिख गया है, 1889। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे, लाइक शेयर भी कर देना हमारी सभी मित्रगण दोस्तों। ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, बालकर्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, या फिर नरेंद्र शर्मा? चयन करिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अमन मिश्रा जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर हल्ला। तो हल्ला कौन करते हैं? बोले सर हल्ला तो बच्चे करते हैं। हल्ला, हाला, है ना, तो हल्ला कौन करते? बच्चे। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन, यानी कि आपका जो ये नंबर है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? एक भारतीय
आत्मा नाम से। जल्दी से बताइए फटाफट से, चयन करिए। कमला जी, प्रियंका जी, आरती जी, सुनैना, वैभव जी। भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है। कौन विख्यात है? ममता जी। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते, एक साल के लिए। एक साल के लिए 1500। ठीक है। तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन जाना जाता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। माखन लाल चतुर्वेदी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ की रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम 4 नंबर का क्वेश्चन है। संजय पाठक जी, रीता जी, शिव कुमार, अनुका जी, आस्था जी, योगेंद्र जी। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपको। रोहिणी जी, हेमंत, प्रमोद जी, सभी लोग बताएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। सुनील मिश्रा जी, रोहिणी, प्रियंका जी। हारे को हरिनाम 4 नंबर का क्वेश्चन है। और हारे को हरिनाम की रचना किसकी है? हारे को हरिनाम, बोले सर हरि का नाम तो हम दिन में लेते हैं, रात में सोते हैं, सोते वक्त भी लेते हैं, लेकिन हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम दिन, तो दिन में क्या हो जाएगा? दिनकर। दिनकर यानी कि आपका जो ये नंबर है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? जल्दी से बताइए। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, या फिर सामधैनी है? प्रदीप जी, परविंदर जी, कार्तिक जी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर आएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? और आपका उत्तर है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है भयाना ग्वालियर के निवासी थे, कौन थे? भयाना, भयाना के निवासी कौन थे? कल 300 कथन की वीडियो आई थी आप लोगों के लिए, जिसमें 300 महत्वपूर्ण कथन एक साथ आप लोगों के लिए, 300 कथन वाली वीडियो आई थी। अब बताओ आप लोगों के लिए 300 कथन आएगी टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए, तो बहुत ही उपयोगी वो वीडियो थी। पिछली कल की वीडियो आप लोगों ने शायद ना देखी हो, तो देख लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप में, वीडियो में, चैनल में दोस्तों, है ना। तो ग्वालियर के निवासी कौन थे? 6 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है कि सर ग्वालियर के निवासी थे कौन? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। सी नंबर का शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, ये पंक्तियां बताना है। पंक्तियां बताइए प्रताप जी, चयन करिए। आकांक्षा, रजनी जी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? बालकर्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान। 7 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, 7 नंबर में। और 7 नंबर का क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। सी बहुत बढ़िया, है ना। बोले हम दीवाने, वो गाना नहीं आया हम, है ना, हम तेरे दीवाने, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। ठीक है, बोले हम भगवती के चरणों के दीवाने हैं, उनके चरणों में जाना चाहते हैं, तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दीवाना नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, तो कौन सा है? नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सूल फूल है, कर्ण फूल है, द्रौपदी है, हंस माला है। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। चयन करना है, शेयर कर दें सभी साथी।
नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह? वीडियो को लाइक कर दो और नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह 8 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो यहां पर सभी का आंसर आ गया 8 नंबर में कि सर का नंबर लगा दो, सूल फूल लगा दो, सूल फूल। ये नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है सूल फूल। कौन सा है? सूल फूल। नरेंद्र शर्मा, सूल फूल, है ना, सूल फूल इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। नरेंद्र शर्मा का इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र शर्मा की एक ना एक रचना हर एग्जाम में पूछी जाती है। रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है? रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या, इन काव्य पंक्ति के रचनाकार 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। आरती जी, रश्मि जी, 9 का उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो क्या है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार 9 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। रूप की आराधना, रूप, बोले सर रूप की आराधना तो हम कब करते? रात में करते क्या रूप की आराधना? बोले नहीं सर, दिन ही में कर लेते हैं। राजन जी कब? बोले दिन में। तो रूप की आराधना दिन तो दिनकर, रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है? ये दिनकर की पंक्ति है, सिर्फ ट्रिक अपन याद करने के लिए बनाते यहां वहां की, ठीक है। किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया? बापू, बापू बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का बापू, बापू बताना 10 नंबर के क्वेश्चन में, 10 का राइट आंसर। हिंदी साहित्य का बापू बताना है। बापू बताइए जल्दी से, बापू बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। तो आपका उत्तर है कि सर सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। तो ये आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, सियाराम शरण गुप्त को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला, उर्मिला बताना है। उर्मिला, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य? 11 नंबर का क्वेश्चन है। उर्मिला प्रबंध काव्य के रचनाकार बताना है। वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से। उर्मिला प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला प्रबंध काव्य के रचनाकार बताना है। शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने साथियों को। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं कि सर उर्मिला इस प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी सी नंबर। उर्मिला प्रबंध काव्य 11 नंबर में, बहुत बढ़िया, सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मौर्य विजय किसकी रचना है? 12 नंबर के क्वेश्चन में मौर्य विजय, मौर्य विजय की रचनाकार कौन है? मौर्य विजय किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। मौर्य विजय की रचनाकार 12 नंबर के क्वेश्चन में मौर्य विजय की रचनाकार बताना है। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर मौर्य विजय की रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, यानी कि जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मौर्य विजय ये रचना किसकी है? ये रचना सियाराम शरण गुप्त की है। शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम बिस्पाई जन्म के सूबेदार आरती वर्मा, सरोजबित सीवी जी। हम बिस्पाई जन्म के काव्य कृति सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। हम बिस्पाई जन्म के 13 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। और हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के इस शानदार रचना आप लोगों से पूछी गई। वीडियो को लाइक कर देना। 13 का उत्तर है और 13 में सभी का उत्तर जा रहा है कि सर हम बिस्पाई जन्म के, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? हिमकिरीटिनी यानी 14 नंबर में हिमकिरीटिनी के रचनाकार कौन है? अनामिका ठाकुर जी, अभिषेक चौधरी जी। हिमकिरीटिनी, हिमकिरीटिनी और हेम तरंगणी आपने रचनाएं पढ़ी हैं। छायावादोत्तर युग में राष्ट्रीय काव्य धारा के कुछ महत्वपूर्ण कवियों को अपन यहां पर पढ़ रहे हैं परविंदर जी। 14 का उत्तर और सभी लोगों का आंसर जा रहा है हिमकिरीटिनी। रचना काल भी बता दो जल्दी से। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमकिरीटिनी, ठीक है। इनकी रचना हेम तरंगणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी। और आप सभी साथियों को जिनको भी नोट्स लेना है, हिंदी साहित्य के नोट्स आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। दिनकर को रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में हुआ था दोस्तों, दिनकर है ना। अनल का कवि ने कहा जाता है दिनकर जी को, ठीक है। और आपको पता है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माने जाते हैं दिनकर जी, ठीक है। सभी को पता है कि सर इनकी रचना है एक उर्वशी। उर्वशी के लिए 1972 में दोस्तों क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए 1972 में। डी नंबर, ठीक है, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है रश्मि लोक। रश्मि लोक की रचयिता कौन है? रश्मि लोक 16 नंबर का क्वेश्चन है। रश्मि लोक और रश्मि रथी, तो रश्मि लोक की रचयिता बताना है आपको। रिंकी वर्मा जी, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? 16 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर में सभी साथियों ने आंसर लगाया कि सर रश्मि लोक यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, रश्मि लोक आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रश्मि लोक, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निशा निमंत्रण की रचयिता कौन है? रस्य निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, बोले निशा ने निमंत्रण दिया। किसको निमंत्रण दिया? पड़ोसी को दिया, रिश्तेदारों को दिया। किसको दिया निशा ने निमंत्रण? निशा ने निमंत्रण दिया है भैया अनंत जी। किसको दिया है ये आप सभी साथियों को बताना है। निशा निमंत्रण, इसके रचनाकार कौन है? पंत है क्या? हरिवंश राय बच्चन है क्या, है ना, बालकन शर्मा नवीन है, या फिर कौन है? सभी का आंसर है कि सर निशा निमंत्रण। और निशा निमंत्रण की जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। बच्चन अपन को याद रख लेना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैदी और कोकिला, कविता किसकी है? कैदी और कोकिला ये कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, रामनरेश त्रिपाठी, बालकन शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला आपको बताना, चयन करना है। राधे कृष्ण जी, देवेंद्र जी, मास्टर अधिगम जी, अनामिका, सभी साथी बताइए कैदी और कोकिला, है ना। सूर्या मैथ क्लासेस, बहुत बढ़िया। 18 नंबर के क्वेश्चन में कैदी और कोकिला बताना है। और सर कैदी और कोकिला, कैदी को भी माखन चाहिए और कोकिला को भी मादन। कैदी और कोकिला को बोले क्या चाहिए? माखन चाहिए, माखन, है ना। अभी क्लास में बोल दे माखन बट रहा है तो सब बोलेंगे सर हमें भी चाहिए। ऐसे ही कैदी और कोकिला को क्या चाहिए? बोले सर माखन। ये माखन चाहिए कैदी और कोकिला को, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, इनके द्वारा लिखित कविता है कैदी और कोकिला। दिनकर की बताना है, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा गया? आधुनिक युग का गीत कहा गया आनंद जी, दिनकर की किस कृति को कहा गया? चयन करिए। देवांश शुक्ला जी, सुनीता वर्मा जी, 19 नंबर का क्वेश्चन है। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा गया है? आधुनिक युग का गीत 19 नंबर में सभी का उत्तर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यानी कि सी। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा गया? कुरुक्षेत्र को कहा गया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा कविता है, किसकी कविता है? पुष्प की अभिलाषा सियाराम शरण गुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा तो सभी लोगों ने पढ़ा है कि सर पुष्प की अभिलाषा तो है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही है। ये कविता लगभग सभी लोगों ने कविता पढ़ी होगी दोस्तों, है ना, हिंदी साहित्य वाले जो भी साथी हैं। और उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये पंक्ति, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, पंक्ति किसकी है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये पंक्ति बताना है, पंक्ति किसकी है? तो बताइए, आरती आजमगढ़ से कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर में सभी साथियों का आंसर है कि सर कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, यानी कि ये पंक्ति है। कैसी तान सुनाओ? बोले नवीन तान सुनाओ, नवीन, ऐसी तान सुनाओ नवीन वाली कि जिससे उथल पुथल मच जाए, नवीन। तो नवीन से सी नंबर, बालकर शर्मा, नवीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो बताइए कौन सी कृति है भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में? 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर में सभी साथी बता रहे हैं, लाइक शेयर कर देना। दिनकर की कौन सी काव्य कृति है जो भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? और सभी साथियों का आंसर है कि सर वो है कौन सी? बी, यानी कि कुरुक्षेत्र। बी नंबर आपका कुरुक्षेत्र बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र राइट आंसर है। सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है सोहनलाल द्विवेदी की? जौहर है, भैरवी, युगधारा या फिर प्रभावी? सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो जौहर है, भैरवी है, प्रभावी है, युगधारा भी है, क्या कौन सी नहीं है सोहनलाल द्विवेदी की? कृति चयन करना है। सुनील कुमार जी, संजू जी, 23 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर है युगधारा नहीं है, है ना। जौहर, भैरवी, प्रभावी ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है, किसकी? सोहनलाल द्विवेदी की। सी नंबर आपका युगधारा नहीं है, ठीक है। खादी की चादर, खादी की चादर काव्य कृति किसकी है? 24 में खादी की चादर, खादी की चादर बताना है। और एक बार लाइक शेयर कर देना दोस्तों। जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है, 3000 एमसीक्यू, ये 3000 एमसीक्यू वाली बुक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, 3000 एमसीक्यू, जो कि आपके लिए टॉपिक वाइज है, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की। आप किसी भी एग्जाम, एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, है ना, आरपीएससी और केबीएस आदि जौन से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बहुत ही उपयोगी है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गलतियां नहीं है दोस्तों, है ना। बहुत ही सुधारात्मक तरीके से ये बनाई गई है ना। तो यहां पर खादी की चादर बताना है, खादी की चादर काव्य कृति 24 नंबर का क्वेश्चन है। और राइट आंसर है कि सर गा, सियाराम शरण गुप्त, आपका सी नंबर सही है, ठीक है। ये पुस्तक जो है संशोधित रूप से बनाई गई दोस्तों, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मामूली एक आध दो गलतियां कहीं निकल जाए, बाकी बहुत अच्छे से ये बनाई गई पुस्तक है, संशोधित बनाई गई है ना। और दोस्तों यहां पर इसका दूसरा प्रकाशन है, पहले प्रकाशन हुआ था, इसमें 8-10 गलतियां निकल गई थी, उनको सुधार करके दोस्तों फिर इसको नए तरीके से प्रकाशित किया है। तो गलतियां होने के चांस इसमें बहुत ही कम है, नाम मात्र है, ठीक है। तो खादी की चादर काव्य कृति किसकी है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है कि सर सियाराम शरण गुप्त की है, वेरी गुड। साहित्य देवता किसकी काव्य कृति? 25 नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य देवता चयन करना है, क्योंकि दोस्तों जब पुस्तक निकलती है तो नॉर्मल रूप से गलतियां थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं, है ना। तो उन गलतियों में सुधारात्मक किया गया, उसका पूरा सुधार किया गया, पूरा एक एक प्रश्न का मिलान किया गया, है ना। तो यहां पर साहित्य देवता किसकी काव्य कृति है, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये प्रैक्टिस सेट वाली बुक है, इसमें आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, प्रश्न उत्तर है बहुविकल्पीय प्रकार के, ठीक है। 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। साहित्य देवता किसकी काव्य कृति है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर साहित्य देवता को क्या खवाना है? माखन खवाना है। क्या खवाना? माखन। बोले साहित्य देवता को माखन खवाना, मैंने कहा क्यों? बोले सर ये याद ही नहीं होता। याद नहीं होता? बोले माखन खवाओ। बोले आप अकेले बस माखन खा लेते, साहित्य देवता को भी
माखन खबाओ, माखन से हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता। नेक्स्ट है मुकुल नामक कविता संग्रह। मुकुल आपसे पूछा जाएगा मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार की ये दोस्तों है, ये पूछा गया। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका उत्तर जल्दी से बताइए, फटाक से चयन करिए, शानदार क्वेश्चन। और यहां पर मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है ये पूछा गया। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य की गद्य और पद्य यानी कि ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास वाली दो बुकें हैं आपके लिए। एक ये बुक है हिंदी साहित्य की गद्य साहित्य, ये पद्य साहित्य है। जिनको ये दो बुक हिंदी साहित्य का इतिहास मंगवाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी साथी मंगवा सकते। कई पुस्तकों का सिलेक्शन इसमें किया गया है ना, निचोड़ है पूरा का पूरा। और दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज आपके लिए पूरा क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है। तो यहां पर 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, 26 का उत्तर बताना है। 26 में सभी लोगों का आंसर है कि सर ये मुकुल नामक सुमित्रा कुमारी चौहान। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्ति बताना है। जल्दी से बताइए प्रीति जी, 23 को क्या देखो दोबारा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये आपसे पूछा गया। चयन करो जल्दी से, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, चयन करना, शानदार क्वेश्चन है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है 27 नंबर का क्वेश्चन है। और 27 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर बोले जनता कब आएगी, रात में आएगी, बोले दिन में आएगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिन में आएगी जनता। दिनकर, दिनकर आपका सही है, ठीक है। कौन सा कवि हालाबाद में नहीं आता, हालाबाद में नहीं आता। वैसे तो आपने हालाबाद का प्रवर्तक पढ़ा है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। तो यहां पर चयन करना है, बहुत ही, हरिवंश राय बच्चन है, सियाराम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कौन सा कवि हालाबाद में नहीं आता। 28 का उत्तर, 28 में सभी साथी बिल्कुल सही उत्तर बता रहे कि सर वो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन तो आते हैं, भगवती शरण वर्मा भी आते हैं, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी आते हैं, लेकिन सियाराम शरण गुप्त नहीं आते। भी आपका शानदार। छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा कौन सी है। छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा, उसका नाम बताना है। 29 का उत्तर है, 29 में सभी साथी बताइए, छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा, उसका नाम 29 में राइट आंसर है कि सर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना ये छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली एक काव्यधारा है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है, अगला है आधुनिक काल का भूषण। भूषण किसे कहा जाता है, आधुनिक काल का भूषण। भूषण तो सभी लोगों ने भूषण कवि के लाने, कवि के लिए दोस्तों उनके बारे में आपने पढ़ा है भूषण, ठीक है। सभी साथी, आधुनिक काल का भूषण किसे कहा जाता है, आधुनिक काल का भूषण किसे कहा जाता है। सियाराम शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को किससे कहा जाता है आधुनिक काल का भूषण। आधुनिक काल का भूषण 30 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, आधुनिक काल का भूषण। तो आपका उत्तर हो जाएगा किसे कहा जाता है, दिनकर को या फिर श्याम नारायण पांडे को। 30 का उत्तर बताना है और उत्तर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे, यानी कि सी नंबर। आधुनिक काल का इन्हें भूषण कहा जाता है दोस्तों, किसे, श्याम नारायण पांडे को, ठीक है। श्याम नारायण पांडे ये आधुनिक काल के भूषण अपन को याद रख लेना, सी नंबर आपका सही होगा। यहां पर श्याम नारायण पांडे को आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है। झांसी की रानी नामक कविता किसकी है, झांसी की रानी, झांसी रानी बताना है। जल्दी से बताओ।
झांसी की रानी नामक कविता बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। झांसी की रानी तो सभी को पता ही है कि सर एक कविता है किसकी, सुमित्रा कुमारी चौहान। डी नंबर, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधेर का कवि किसे कहा जाता है? अधेर का कवि बताना है। अधेर का कवि किसे कहा जाता है? अधेर का कवि, बहुत ही कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया अधेर का कवि। तो सभी साथी बताओ जल्दी से। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले में, और दोस्तों मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं। अधेर का कवि किसे कहा जाता है? अधेर का कवि बताना है। इतना शानदार क्वेश्चन है अधेर का कवि, ठीक है। और ये तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर ये तो दिनकर जी को कहा जाता है अधेर का कवि। दिनकर, दिनकर अनल कवि अधेर का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुके हैं, आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट बताना दोस्तों, ठीक है। हल्दी घाटी नामक काव्य कृति किसकी है? हल्दी घाटी। तो हल्दी अपन को याद रख लेना। बोले सर, है ना, अपन ने गाना नहीं सुना, बना को चढ़े रहो हल्दी तेल, है ना। तो अपन को याद रख लेना हल्दी, हल्दी अपन को याद रख लेना। बोले श्याम, श्याम से क्या हो जाएंगे? श्याम से 33 में श्याम से हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे। इन्हें, इनका है हल्दी घाटी, है ना, नामक की काव्य कृति हल्दी घाटी। इसको याद करोगे। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को बैतालिक जागरण का गान कहा गया? दिनकर की किस रचना को बैतालिक जागरण का गान कहा गया? एक शानदार क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, चयन कर दो जल्दी से। बहुत ही अच्छा। दिनकर की किस रचना को बैतालिक जागरण का गान कहा गया है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 में सभी साथियों ने राइट आंसर बताया और उत्तर है हुंकार। हुंकार यानी डी नंबर। दिनकर की बैतालिक जागरण का गान कहा गया किसको? हुंकार को। शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि छायावाद की पीठ पर सवार होकर आया? कौन सा कवि छायावाद की पीठ पर सवार होकर आया? एक अच्छा क्वेश्चन, शानदार। जल्दी से बताइए दोस्तों। और न्यू बैच में जिनको भी एडमिशन लेना अभी भी मौका है, जिनको भी शुरुआत से पढ़ना 1500 में 1 साल के लिए दोस्तों, 1500 में 1 साल के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही बम्पर तरीके से, जिसमें टेस्ट आदि भी आपको मिलेंगे, है ना। और दोस्तों रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेंगी, लाइव क्लासें भी मिलेंगी। तो यहां से जो क्वेश्चन आया कि कौन सा कवि छायावाद की पीठ पर सवार होकर आया है, 35 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर वो है रामधारी सिंह दिनकर। पीठ पर सवार होकर आया, पीठ, दिन में। बोले सर पीठ पर कब सवार होकर आया? मैंने कहा दिन में। दिन में तो द्रयंग है दिनकर। किसे भोगवादी कवि कहा जाता है? 36 में भोगवादी कवि किसे कहा जाता है? भोगवादी कवि बताना है प्रमोद जी। बोले सर 36 का उत्तर, और भोगवादी कवि, भोगवादी कवि में आपका उत्तर है, भोगवादी कवि किसे कहा जाता है? उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल को क्या कहा जाता है? भोगवादी कवि। 36 में ये भी याद रख लेना, रामेश्वर शुक्ल अंचल भोगवादी कवि। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत है, पलाश वन है, सूल फूल है। सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह 37 का उत्तर है सर्वाधिक लोकप्रिय बताना है। सर्वाधिक लोकप्रिय किसके? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की पूरी रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, चाहे प्रभात फेरी हो, चाहे प्रवासी के गीत हो, पलाश वन हो, सूल फूल हो। तो यहां पर आपका सबसे इनकी दोस्तों, है ना, प्रसिद्ध मानी जाती प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत ये सबसे इनकी फेमस मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है ना। राजन जी बिल्कुल सही है, प्रवासी के गीत। किसने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं? 38 का उत्तर बताना है। रेगुलर पढ़िए इसी प्रकार से, टॉपिक वाइज अध्ययन जिनको भी करना है। किसने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं? नरेंद्र शर्मा ने, भगवती चरण वर्मा ने, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन ने। 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने बताया कि सर ये दिनकर जी ने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं, ठीक है।
वेरी गुड। मिलन यामिनी किसकी कृति है? मिलन यामिनी 39 में मिलन यामिनी बताना है। मिलन यामिनी के रचनाकार कौन है? लाइक तो कर दो फटाफट से, शेयर कर दो। मिलन यामिनी 39 नंबर में सभी का उत्तर है मिलन यामिनी। बोले सर मिलन के लिए जा रहे, किससे मिलन? बोले बच्चों से। बच्चों से तो क्या हो जाएगा? मिलन यामिनी बच्चों, बच्चों से हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। 39 के क्वेश्चन में सभी लोगों ने उत्तर लगाया मिलन यामिनी, बच्चों बच्चन। ठीक है। कुणाल नामक प्रबंध काव्य कृति, कुणाल, कुणाल ये कृति किसकी है? 40 का उत्तर कुणाल बताना है। कुणाल बताइए जल्दी से। कुणाल देवेंद्र जी, दीपचंद जी, और 40 में कुणाल में आपका उत्तर हो जाएगा कुणाल। तो कुणाल आपको याद रखोगे सोहनलाल द्विवेदी, यानी कि ये नंबर कुणाल नामक प्रबंध काव्यात्मक कृति है सोहनलाल द्विवेदी की। शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे दोस्तों, सभी साथी लाइक कर देना। द्रौपदी नामक खंड काव्य ये किसका है? द्रौपदी नामक खंड काव्य किसका है? द्रौपदी नामक खंड काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल का। नरेंद्र शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। 41 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताइएगा जल्दी से। वीडियो को लाइक भी कर देना, सभी साथी शेयर कर दें दोस्तों। द्रौपदी नामक खंड काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 41 नंबर में सभी लोग लाइक शेयर अपने साथियों को करें, और सभी का उत्तर है कि सर ये नरेंद्र शर्मा, बी नंबर आपका सही है। ठीक है। द्रौपदी नामक खंड काव्य ये कृति किसकी है? तो ये कृति है किसकी? नरेंद्र शर्मा की। ठीक है, बी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हरिवंश राय बच्चन, है ना। हरिवंश राय बच्चन को याद रखोगे 42 नंबर के क्वेश्चन में। 42 में जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, बिल्कुल भी दोस्तों एमपी टेट वाले हो, टीजीटी पीजीटी केबीएस वाले साथी हो, आप हिंदी साहित्य में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ने चाहते हैं तो दोस्तों एक बुक नहीं, दो बुक नहीं, ऐसी 10 बुक में इतना मटेरियल आपको नहीं मिलेगा जितना इन नोट्सों में संकलित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नोट्स हैं दोस्तों, इसमें विस्तृत भी है, तथ्य भी है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी है, वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्य भी है, और साथ में जगह जगह इसमें ट्रिक भी समाहित की गई हैं। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 42 नंबर के क्वेश्चन में सभी ने बताया दो चट्टानें, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मासल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचना में मिलती है? मासल प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर के क्वेश्चन में मासल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? 43 का संजू जी, राधे कृष्णा, दीपक गिरी जी, है ना, रोशनी मिश्रा जी, नितिन प्रताप जी। मासल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचना में मिलती है? 43 का उत्तर। वीडियो को सभी साथी बताएंगे, लाइक कर दो जल्दी से। और 43 में सभी का उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल, डी नंबर आपका सही है। मासल प्रेम की अभिव्यक्ति, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुटर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये पंक्ति बताना, ये पंक्ति किसकी है? स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, है ना, माँ की छाती से लिपट ठिठुर, चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये 44 नंबर का शानदार पंक्ति है दोस्तों। 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 में उत्तर बताना है, और उत्तर क्या हो जाएगा? स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। राइट आंसर है कि सर ये पंक्ति है दिनकर जी की। पंक्ति किसकी है? दिनकर जी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी कृति श्यामनारायण पांडे की नहीं है? 45 में बताना है। 45 में जौहर है, जय हनुमान है ना, या फिर दोस्तों यहां पर आते श्यामनारायण पांडे की कौन सी कृति नहीं है? फटाफट आंसर दोगे तो और भी क्वेश्चन हो जाएंगे। इतिहास के आंसू या फिर आंसू के कण, तो 45 में इतिहास के आंसू ये श्यामनारायण पांडे की नहीं है। ठीक है। आत्मा की आंखें किसकी काव्य कृति? आत्मा की आंखें 46 में। रेगुलर क्लास अटेंड करें दोस्तों आप सभी साथी। अगर आपको निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन चाहिए तो 2 महीने 4 महीने नहीं, अगर रेगुलर आप क्लास अटेंड करते हो तो हिंदी साहित्य आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आप किसी भी एग्जाम को फाइट करने में दोस्तों क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। आत्मा की आंखें यानी 46 नंबर में राइट आंसर है आत्मा की आंखें तो बोले दिन में खुलती हैं सर। आत्मा की आंखें कब खुलती हैं? रात में नहीं खुलती। रात में तो आत्मा की आंखें सोती हैं, दिन में याद करोगे दिनकर
है ना। किसे भावात्मकता का कवि कहा जाता है? भावात्मकता का कवि किसे कहा जाता है? ममता जी, पार्वती जी, जत बताइए, भावात्मकता का कवि किसे कहा जाता है? भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा। 47 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, किसे भावात्मकता का कवि कहा जाता है? राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा, यानी कि का नंबर आपका सही है। इन्हें भावात्मकता का कवि कहा जाता है। का नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरायण महाकाव्य किसने लिखा? 48 में उत्तरायण महाकाव्य। उत्तरायण महाकाव्य किसने लिखा है? सुमित्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा। उत्तरायण महाकाव्य 48 नंबर के क्वेश्चन में 48 का राइट आंसर उत्तरायण नामक महाकाव्य किसने लिखा है? अरे हीरालाल जी, बीनू जी, हिमांशु जी, उत्तरायण बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। जिनको एडमिशन लेना अभी एडमिशन ले सकते। शुरुआत से अगर पढ़ना है तो मात्र 1500 रुपए में दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा वाला चैप्टर आज से शुरू हुआ है। हिंदी भाषा को हम पढ़ा रहे हैं। हिंदी भाषा को मैंने पढ़ा दिया है कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है ना। और दोस्तों भाषा के बारे में बताया, बोली विभाषा इसके बारे में बताया, और आप देखा कि भारत में जो भाषा का विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है ना, इसके बारे में। तो उत्तरायण महाकाव्य किसने? 48 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर है राम कुमार वर्मा। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जो भाषा का विकास हुआ वो आर्यों के आगमन से हुआ, और आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम संस्कृत है, और संस्कृत से जिन भाषाओं का विकास हुआ दोस्तों उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। और भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और दोस्तों आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसके अंतर्गत आते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट इनको रखा, और आधुनिक आर्य भाषा में दोस्तों हिंदी, है ना। तो इस प्रकार से तक्षशिला काव्य संग्रह किसका? 49 नंबर में। इस प्रकार से जिनको भी पढ़ना है 49 नंबर का क्वेश्चन, और राइट आंसर है उदय शंकर। तक्षशिला का उदय हुआ है। जिनको भी पढ़ना है दोस्तों इस प्रकार से विस्तृत पढ़ना है, हिंदी साहित्य को स्ट्रांग बनाना है, बहुत अच्छे से क्रमबद्ध पढ़ना है, तो आज ही आप एडमिशन लें मात्र 1500 रुपए में। राम कुमार वर्मा की कौन सी प्रबंधात्मक कृति महाभारत की कथा पर लिखी गई है? 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 का उत्तर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा की कौन सी प्रबंधात्मक कृति महाभारत की कथा पर लिखी गई है? 50 का उत्तर, और राइट आंसर हो रहा है आपका कौन सा? खा। खा यानी कि एकलव्य। ठीक है, ये बी नंबर एकलव्य आपका सही है। राम कुमार वर्मा की कौन सी प्रबंधात्मक कृति महाभारत की कथा पर लिखी गई है? उत्तर है एकलव्य। 50 नंबर का उत्तर है बी। ठीक है, तो एकलव्य भी याद कर लेना। तो जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक ये नोट्स मंगवाना है, ये नोट्स जिनको भी मंगवाना है हिंदी साहित्य के, गद्य पद्य साहित्य, ये भी बहुत ही शानदार नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों, है ना। मैंने खुद लिखे हैं और खुद बनाए हैं कई पुस्तकों का, तो इसमें निचोड़ है। कई पुस्तकों से इसमें दोस्तों तथ्यों को लिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। 3000 एमसीक्यू वाली जो बुक है इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। साहित्य के टॉपिक वाइज हैं, व्याकरण के भी टॉपिक वाइज हैं, और इसमें काव्य शास्त्र के भी कुछ क्वेश्चन हैं, और साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं इस 3000 एमसीक्यू की बुक में। तो इसे आप 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो जो भी साथी हैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने साथियों को। ठीक है, और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। देवेश जी, सुनीता जी, पिंकी गौड़ जी, शिल्पा, संजू, शेरनी, अनामिका, अनीता, संध्या जी, सुमन जी, ठीक है, अनंत जी, मनीषा जी, विशाल जी, रिंकी जी, शीला जी, अंश, यदुवंशी जी, ठीक है, मेधा जी, अंकित, सीपी जी, मोटिवेशनल, है ना, प्रमांशु, निशा, मनीषा जी, बहुत बढ़िया, अनंत कुमार जी, अंजलि जी, संजय पाठक, पार्वती जी, शेरनी जी, मेधा, राधे कृष्ण जी, रेखा, रमा शर्मा जी, ठीक है, कंचन जी, प्रियंका राठौर जी, मंजू जी, मनीषा, विश्वास मलिक, प्रताप जी, अनीता जी, ठीक है, प्रिया मौर्य जी, शिव कुमार जी, मायाराम, मनोज जी, सभी साथियों को धन्यवाद। दीपक पवार जी भी आ गए हैं लास्ट में, बहुत बढ़िया। बिंदु लता जी, हरिश्चंद्र, संजू जी, ठीक है, मायाराम, ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति जी, दीपक, बीनू, शेरनी,
ठीक है, दीपिका गिरी जी, हीरालाल पवित्र जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को, पढ़ते रहें। और दोस्तों मनोज गुप्ता जी, प्रदीप पाठक जी, ठीक है, आरती वर्मा जी, मुकेश जी, है ना, क्रिएटिव आर्ट जी, प्रतिभा जी, तनु जी, अंजुलता जी, धीरेन्द्र कुमार जी, संजू दुबे जी, देवांश शुक्ला जी, प्रमोद सैनी, राधिका सिंह जी, ठीक है, राजदेव प्रसाद जी, हीरालाल, रंजना जी और माया राम जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद, जय